हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, राजस्थान टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, नेट जेआरएफ इत्यादि भर्तियों के संबंध में लगातार अभ्यास कर रहे हैं और हमारे प्रत्येक अभ्यास में 125 क्वेश्चन होते हैं और उनका विश्लेषण बहुत कम समय में हम करते हैं। नकारात्मक तथ्यों का बहुत कम प्रयोग करते हैं ताकि आपका समय जाया ना जाए और कन्फ्यूजन न पैदा हो। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेरित नहीं है बताना है। तो मेरी जीवन यात्रा राहुल संस्कृत्यायन, इसका सही है। ये मेरी जीवन यात्रा राहुल संस्कृत्यायन का ही है। सिंहावलोकन यशपाल जी की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा है। और बसेरे से दूर भी हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा का एक भाग है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा जो लिखी वो 4 भागों में लिखे। नीर का निर्माण फिर बसेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक। तो आगे जी इसके नहीं है, तो विकल्प डी सही होना चाहिए। डी वाला सुमेरित नहीं है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में संकलित है, ये बताना है। तो ये इनका अगर बात करें निबंध संग्रह का तो विचार प्रवाह, साहित्य सहचर, आलोक पर्व है और अशोक के फूल इन्हीं की रचना है और ये सब इन्हीं की रचना है। और बाकी नाखून क्यों बढ़ते हैं ये कल्पलता में संग्रहित है। ठीक है। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं, मतलब ये 4 जो दिया गया है ना, इसमें से कौन बताना है कौन कौन इनके उपन्यासों का पात्र है प्रेमचंद के। तो कृष्णचंद्र है, सोफिया और गजाधर है। कृष्णचंद्र सेवा सदन में है पात्र, सोफिया रंगभूमि में और गजाधर सेवा सदन में। हरि प्रसन्न जो है यह प्रेमचंद के उपन्यासों का पात्र नहीं है। यह सुनीता एक उपन्यास है जयनाथ पति का, उसी का पात्र है ये हरिप्रसन्न। हम बता दें आपको कि मगही भाषा का पहला उपन्यास है सुनीता और हरिप्रसन्न उसका पति होता है। ठीक है। तो विकल्प कौन सही होगा, ए, बी और डी। देखिए कहाँ पर है, ए, बी, डी। विकल्प सी सही है। किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यास में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप प्रस्तुत किया है, तो बताना है आपको। हम बता दें नरेंद्र कोहली जी हैं। विकल्प ए सही है। इनकी रचनाओं की बात करें तो आतंक, साथ सहा गया दुख, अभ्युदय, बंधन, अभिज्ञान, निर्माण और ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है, बताना देवकीनंदन खत्री का कौन सा नहीं है। तो भाग्यवती देवनंदन खत्री का नहीं है, यह श्रद्धाराम फिलौरी जी का है। किसका, श्रद्धाराम फिलौरी जी का। बाकी नरेंद्र मोहिनी, चंद्रकांता और कुसुम कुमारी ये सारे देवकीनंदन खत्री की रचनाएं हैं। कालक्रम के अनुसार इनमें सबसे पुराने लेखक का बताना है, कौन है सबसे पुराने लेखक। जो चारों ऑप्शन दिए हैं, सरदार पूर्ण सिंह, किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हम बता दें 1881 में सरदार पूर्ण सिंह का जन्म हुआ, तो 81 यहाँ पे लिख लो। किशोरीलाल गोस्वामी का 1865 में, ठीक है। और श्याम सुंदर दास का 1875 में, भारतेंदु जी का 1850 में। इनका कार्यकाल 1850 से 85 तक है और यही सबसे पुराने हुए। ठीक है, विकल्प सी सही है। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक का नाम बताना है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। विकल्प सी सही है। ठीक है। अगर हम इनके और निबंधों की बात करें तो बंदे वाणी विनायकों, गेहूँ और गुलाब, निबंधों, राष्ट्रीयता, भावुकता, ओजस्विता, ये सब हैं। तो विकल्प सी है रामवृक्ष बेनीपुरी। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह आचार्य की उक्ति है। मतलब किस आचार्य की उक्ति है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ऐसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है और मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखना चाहता हूँ, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है बताना है। तो विपिन कुमार अग्रवाल पारसी नाटककार नहीं है। विकल्प सी सही है। बाकी आगा हसर काश्मीरी, राधेश्याम कथावाचक और नारायण प्रसाद बेताब, ये सब क्या है, पारसी नाटककार हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेरित नहीं है, सबसे पहले बताना है सुमेरित कौन सा नहीं है। चतुर्सेन शास्त्री का उत्सर्ग, ये सही है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार अशोक का है, ये भी सही है। और ये पात्र होने चाहिए सबके। और हरिकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध और सिद्धलिंग पट्टसेट्ठी विशाख जी का नहीं है, विष्णु वामन का है। विकल्प सी सही है। ठीक है, ये सब लेखक हैं।
तो ये सिद्धालिंग पट्टसेट्ठी जो है विष्णु वामन की रचना है। अपनी केवलधार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? अपनी केवलधार के रचयिता अरुण कमल जी हैं, विकल्प डी सही है। बाकी हम बता दें केदारनाथ अग्रवाल का फूल नहीं रंग बोलते हैं, और केदारनाथ सिंह का यहाँ से देखो, और सरदार सक्सेना का कुआं नदी प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी। और केवल कवि का संबंध किस कवि का संबंध प्रगतिवादी से नहीं है, देखना है, नहीं कहा है तो प्रगतिवादी से नहीं है। रामचंद्र एक सेकंड, रामदरस मिश्र छायावादी के हैं, विकल्प ए सही है। ठीक है, पथ के गीत इनका काव्य संग्रह है एक। ठीक है, चलते हैं आगे। हिंदी काव्य में खाली स्थान दिया हुआ है। मानसलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल जी माने जाते हैं, विकल्प ए सही है। ये छायावादी के उत्तरार्ध के कवि हैं अंचल जी। निम्न में से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है, बताना है। उत्तर छायावादी कवि कौन नहीं है? तो राम कुमार वर्मा जी नहीं है, इनके एकांकी का जनक कहा जाता है राम कुमार वर्मा को। ठीक है, और ये छायावादी कवि हैं। इनको 1963 में पद्म भूषण सम्मान भी मिला हुआ है। इनकी रचनाएं अगर बात करें तो चित्तौड़ की चिंता, अंजलि, अभिशाप, निस्सीय, पृथ्वीराज की आंखें और जौहर भी इनकी रचनाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी यह रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्तियां हैं। बिल्कुल सही है, और ये ए है, विकल्प ए सही है। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काल और ऋत काल के बीच। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की पंक्तियाँ हैं, बिल्कुल विकल्प सी सही है। ये इनकी रचना हिंदी साहित्य एवं संवेदना के विकास से लिया गया है यह पंक्ति। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियां हैं। सरोज स्मृति से लिया गया है, यह एक शोक गीत है। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीणों पर चांदनी आधारित है। किस पर आधारित है चीणों पर चांदनी? तो यह यूरोप प्रवास पर आधारित है, यह निर्मल वर्मा की रचना है। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जे ही चितवन एक बार। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह सैयद गुलाम नबी अर्थात रसलीन की पंक्तियां हैं, बिल्कुल विकल्प सी भी सही है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्ह परम प्रिय खिन्न। उक्त पंक्तियां किस कवि की हैं, बताना है। तो ये रामचरितमानस से ली गई हैं और यह तुलसीदास द्वारा रचित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास रखा है? तो यह हिंदी साहित्य के विकास नाम था। ठीक है, हिंदी साहित्य का विकास और हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में रचा गया। ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ किसे माना जाता है? तो हेमचंद द्वारा रचित प्राकृत व्याकरण को माना जाता है, विकल्प ए सही है। और महाभारत संस्कृत में रचा हुआ है, और हरिवंश पुराण भी संस्कृत में, और हरिश्चंद्र पुराण भी संस्कृत में रचा गया है। ठीक है, और ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन कौन है? प्राकृत व्याकरण हेमचंद द्वारा रचित है। ठीक है, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषयक की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है? मतलब छंदों का इसे अजायब घर कहा जाता है। रामचंद्रिका की बात कर रहा है यहाँ पे, विकल्प ए सही है। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश निम्नलिखित के अनुकरण में हुआ है, बताना है। तो चैतन्य महाप्रभु के में हुआ है। ये गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, अगर इनका दार्शनिक मत कहा जाए तो भेदवाद है। और साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। ये हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है और रामचंद्र शुक्ल के पहले पेज में यह वर्णित है।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, विकल्प ए सही है। और भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है, सभी लोग जानते होंगे आप लोग, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, विकल्प बी सही है। तुलसीदास। इनकी रचनाओं की बात करें तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सब हैं। और नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है, तो बताइए आप अनुग्रहित कैसे लिखा जाएगा। तो अनुग्रहित अनुग्रह, ये ऐसे रहेगा, गिरी, रुकिए, अनुग्रहित, अनुग्रहित, ठीक है, विकल्प सी सही है यहाँ पे, अनुग्रहित में, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ही विकल्प यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न में कहा है, अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या होना चाहिए, तो विकल्प भी सही है, अहेतुकी होता है। कौन सी वर्तनी ठीक है, रचयिता कई बार आ चुका है, रचयिता कैसे लिखा जाएगा, तो विकल्प सी जैसे लिखा है, रचयिता, ठीक है। मोहन से चला नहीं जाता, इसमें यह कैसा वाक्य है, चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, इसमें भाववाच्य है, विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदास के लिए है, वरुण के लिए, करुणा रस भभूति के लिए है, अलंकार भामा के लिए, वक्रोक्ति क्षेमेंद्र जी का नहीं है, यह अगर बात करें कुंतक का है, ठीक है, कुंतक, ठीक है, विकल्प डी सही है। निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय आचार्यों का उनकी स्थिति काल के अनुसार सही अनुक्रम बताना है, कौन है। अगर भामा की बात किया जाए तो ये 7वीं शताब्दी के रहे, और कुंतक 10वीं शताब्दी के, और वामन 8वीं शताब्दी के, और आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी के। तो सबसे पहले कौन आएगा, भामा 7वीं, उसके बाद वामन 8वीं, आनंदवर्धन 9वीं, और कुंतक 10वीं। विकल्प डी सही हो रहा है यहाँ पे, भामा पहले आएंगे और कुंतक बाद में। दी गई कृतियों का मिलान लेखकों से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो 10 कुमार चरित के लेखक दंडी जी हैं, देखिए पहला का तीसरे में जाएगा। नैषधि चरितम के लेखक श्री हर्ष जी हैं, और उत्तर रामचरितम के भभूति जी हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे कौन सही होने वाला है, विकल्प सी सही होगा हमारे ख्याल से मिलान करने पे। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, और इस कवि किस कवि की पंक्ति है ये, तो यह प्रथम रश्मि कविता से लिया गया है, 1919 में यह रचित हुआ, 1919 में, और यह बीड़ा काव्य संग्रह में संकलित है, ठीक है। इसके रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं, विकल्प ए सही है, ठीक है। यह एक छायावादी कवि हैं। अगर इनकी रचनाओं की अगर बात करें, बीड़ा, ग्रंथि, ग्राम्या, काला और बूढ़ा चांद, लोकायत, मानसी, गुंजन है सुमित्रानंद पंत की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो महादेवी वर्मा की अभी हम जस्ट कुछ सेकंड पहले बोले गुंजन महादेवी वर्मा की नहीं है, यह सुमित्रानंद पंत जी का है, अभी ऊपर जस्ट बोले हैं, ठीक है। और निम्नलिखित ये बाकी निहार, रश्मि और नीरजा महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन बताना है। तो पंथ को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। पल्लव पंथ की रचना है, एकदम बिल्कुल सही है। लोकायत महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ये भी सही है। और पंथ भारतेंदु युग के कवि नहीं है भाई, सुमित्रानंद पंत छायावादी युग के कवि हैं, विकल्प डी सही होगा यहाँ पे, यह असत्य है, ठीक है। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी रचना है, मतलब कहाँ गया, अच्छा, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है, तो यह आधुनिक युग की मीरा इनको कहा जाता है, महादेवी वर्मा की पंक्ति है, और यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो विकल्प भी सही है। धर्मवीर भारती का नाटक इनमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, तो यह कहाँ से लिया गया है, अंधा युग से लिया गया है। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन हैं, तो ये इनकी अन्य रचनाओं की बात करें, जैसे ये जयशंकर प्रसाद जी हैं, अजातशत्रु नाटक के लेखक। अगर जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की बात करें तो अग्निमित्र, अनमेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, राजश्री, विशाखा, कामना, ये सब हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है, भारतेंदु जी का कौन सा नाटक नहीं है, तो भारत दुर्दशा है, नील देवी है, प्रेम योगिनी भी है।
रणधीर प्रेम मोहिनी ये श्रीनिवास दास जी की रचना है। अगर इनकी, हाँ, श्रीनिवास दास की रचना है रणधीर प्रेम मोहिनी। आगे चलते हैं। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध रहा है? तो बाबू गिरधर दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। विकल्प ए सही है। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो वैदेही हिंसा हिंसा न भवति, प्रेम योगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेरी नगरी, सती प्रताप, ये सब हैं। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया। ये कालिदास की कई रचनाओं का अनुवाद किए हैं खड़ी बोली में। वह विज्ञान शकुंतलन का शकुंतला नाम से किए हैं। तो विकल्प बी सही है यहाँ पे। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो अगर दादू की बात किया जाए तो 1544 में इनका जन्म होता है। मलुकदास जी का 74 में, यहाँ पे लिखे 44, और इनका मलुकदास जी का 74 में होता है। गुरु नानक जी का 1469 में, गुरु नानक जी का 1469 में। सुंदरदास जी का 1596 में। ये भी 1596 थे। तो गुरु नानक जी का सबसे पहले आएगा, इनका 1469 में हुआ है, बाकी सबका 1500 में हुआ है। तो देख लो कौन कहाँ पे आ रहे हैं। गुरु नानक 2 में आ रहे हैं, यहाँ पे भी थे, लेकिन मिलाना पड़ेगा लग रहा है। तो गुरु नानक जी का 1469, गुरु नानक जी सही हो गए। और उसके बाद दादू का बात करें तो 1544, दादू देखिए कहाँ है, यहाँ पे आ रहे हैं। दादू जी का 1544, विकल्प भी सही होगा। और मलुकदास जी का बात करें तो 1574, और सुंदरदास जी 1596, विकल्प भी सही होगा यहाँ पे। श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या था? तो उसका शुद्धाद्वैत दर्शन है। इसे वैष्णव संप्रदाय भी कहते हैं। ऐसे में कृष्ण की पूजा की जाती है। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कहाँ से लिया गया है? तो युद्ध और नारी रचना से लिया गया है, विकल्प भी सही है। और इसके लेखक महादेवी वर्मा जी हैं, लेखिका। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो हरिशंकर प्रसाद जी हैं, विकल्प डी सही है। अगर इनकी और रचनाओं की बात करें तो आवारा भीड़ के खतरे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, पगडंडियों का ज़माना, आप अच्छी तरह जानते हैं पगडंडियों का ज़माना, ये हरिशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम क्या है? देखिए रोज़ आ रहा है, अष्टछाप को याद ही कर लीजिए। जैसे पकसक याद करें, वल्लभाचार्य के जैसे इसमें विठल नाथ ने 8 कवियों को लिया है, तो अष्टछाप की रचना की है। इसमें 4 तो विठलनाथ के हैं शिष्य, और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ठीक, 4 विठलनाथ के और 4 वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य के शिष्यों को याद करने के लिए पकसक याद कर लीजिए। वल्लभाचार्य के शिष्य को याद करने के लिए पकसक। और अगर इनका याद करना है विठलनाथ जी का तो नचगच याद कर लीजिए। बाकी जो हैं 8 याद हो जाएंगे बहुत आसानी से। तो यहाँ पे कौन नहीं आता है? तो कुंभन सुंदरदास जी नहीं आते हैं, विकल्प बी सही है। सुंदरदास जी इसके अंतर्गत अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं। आगे चलिए। तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? रामचरितमानस है, आप सभी जानते हैं। इसमें 7 कांड हैं। ठीक है। और रचनाओं की बात करें तो कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, हनुमान चालीसा, रामलला नाछू, 12 मासा, ये सब इनकी रचनाएं हैं। सॉरी, 12 मासा जो है ये मली मोहम्मद जायसी की रचना है। इनमें से कौन सी जायसीकृत नहीं है बताना है। जायसीकृत कौन सी नहीं है? तो पद्मावत है, आखिरी कलाम है, अखरावट है, और शकरनामा भी है, कहरनामा है, 12 मासा है जो भी बोल दी हम गलती से, और मधुमालती जो मंझन की रचना है, मंझन की रचना, विकल्प ए सही है। यहाँ पे यह जायसीकृत नहीं है, मंझन कृति है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति स्मरण विधा की नहीं है बताना है। तो मित्र संवाद जो है, मित्र संवाद स्मरण विधा की नहीं है। और यह केदारनाथ अग्रवाल और रामविलास शर्मा जी का पत्रों का बातचीत है, विकल्प डी सही यहाँ पे। रीतकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? वीर रस की काव्य रचना के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो भूषण जी हैं। इनकी अगर 3 ही रचनाएं इनकी मिलती हैं, शिवराज भूषण, शिव बावनी और छत्रसाल दशक। ठीक है। रीत
तो यहाँ पे बी सही ऑप्शन। रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या रही है रीतकाल में? तो नायिका और श्रृंगार, एकदम भरमार लगा हुआ है नायक नायिका और श्रृंगार रस वेदना का। और कठगुलाब किसके द्वारा रचित उपन्यास है? कठगुलाब, ठीक है, कठगुलाब मृदुला गर्ग के द्वारा रचित उपन्यास है, विकल्प बी सही है। इसके लिए इनको 2004 में व्यास सम्मान मिला था मृदुला गर्ग को। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में है बताना है? तो ब्रज भाषा में है, विकल्प सी सही है, ठीक है। यह ऋतमुक्त कवि हैं। अगर इनके अन्य रचनाओं की बात करें तो सुजान सागर विरह लीला कोकसार भी है। और किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? एक बार आ चुका है, केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, विकल्प सी सही है। भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचनाएं की हुई हैं? तो ब्रज भाषा में की हुई हैं, कई बार आ गया, ठीक है। इनकी काव्य कृतियों की बात करें तो प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग और बंदर सभा, प्रेम प्रताप, भवन सर्वस्व, होली, होली को मत भूलना, किसका है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। यहाँ पे मिलान करना है सही कोट का, रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण दिया हुआ, मतलब यहाँ पे आदिकाल का नामकरण किसने क्या दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया था, सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं देख लो। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा था, और राहुल संस्कृतायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था। तो आप मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट सेक्शन में उसका विकल्प लिखिए। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन रहे? तो ये राधा कृष्ण दास जी रहे, विकल्प ए सही है। और महावीर प्रसाद जी को प्राचीन पंडित का कवि कहा जाता है, प्राचीन पंडित और कवि कहा जाता है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? रासो साहित्य का दूसरा नाम है चारण साहित्य। यह वीर प्रधान रस ग्रंथ है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक क्या है? तो वर्ण रत्नाकर है, एक बार आ चुका है, ज्योतिष ठाकुर जी इसके रचिता हैं। निम्न में से आचार्य मम्मट की रचना कौन है? ये बताना है मम्मट की रचना। तो काव्य प्रकाश है, विकल्प डी सही है, काव्य प्रकाश। अगर बात करें व्यक्ति विवेक की तो महिप भट्ट जी हैं, नाट्यशास्त्र का भरत मुनि जी, और काव्य अलंकार के भामत एवं रुद्र जी हैं। तो यहाँ पे काव्य प्रकाश सही है, मम्मट जी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? शब्द अलंकार बताना है कौन सा नहीं है। तो उपमा एक अर्थालंकार है, बाकी श्लेष अलंकार, विपसा और वक्रोक्ति ये सब शब्द अलंकार हैं। और अगर बात करें तो अनुप्रास, यमक अलंकार भी शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। जहाँ शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार पैदा होता है वहाँ शब्द अलंकार कहते हैं। अगर अर्थों के कारण चमत्कार पैदा हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों में से किस रचना के काव्य नायक राम है? मतलब किस रचना के काव्य नायक राम है ये बताना है। तो ये संशय की एक रात के नायक हैं राम। और बता दें हम नरेश मेहता जी इसके रचयिता हैं संशय की एक रात के। रश्मिरथी दिनकर जी की रचना है। और कनुप्रिया धर्मवीर भारती की, विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आत्मजयी किसकी रचना है बताना है यहाँ पे, आत्मजयी किसकी रचना है? तो यह कुंवर नारायण की रचना है, विकल्प ए सही है। यह काव्य बताना है कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी। बाकी धर्मवीर भारती का एक कनुप्रिया भी मुताइबा किए हैं। दुष्यंत कुमार की बात करें साये में धूप, और नरेश मेहता का संशय की एक रात अभी ऊपर आया हुआ है। चलिए चलते हैं आगे। अब प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था? तो चार ऑप्शन हैं आपके पास। छायावाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद के रूढ़ियों के बीच हुआ था, प्रतिक्रिया में हुआ था। 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से संकलित हैं बताना है आपको। तो मानसरोवर नाम से संकलित हैं, विकल्प ए सही है। नमक का दरोगा उनकी प्रसिद्ध कहानी है प्रेमचंद की। प्रसाद की मुंडा कहानी गुंडा है। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण किया गया है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का समय का चित्रण किया गया है, विकल्प डी सही है। स्वर्णधूल काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? स्वर्णधूल के सुमित्रानंद पंत जी हैं, विकल्प ए सही है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो पल्लव बिगड़ा ग्रंथ इनकी काव्य रचनाएं हैं। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? आपका बंटी मन्नू भंडारी द्वारा रचित है। और इसमें बताया गया है अगर तलाक होता है तो बच्चों के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है तलाक का।
माता पिता से अलग रहने का। ठीक है, मनु भंडारी की यह रचना है। वैदेही वनवास, वैदेही वनवास किसकी रचना है बताना है आपको। 4 ऑप्शन है आपके पास। हरिऔध की रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो प्रिय प्रिय प्रवास, प्रद प्रसून, चुबते चौबते, चोखे चौपदे और रस कलश, वैदेही वनवास इनकी रचनाएं हैं। किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंद्रू में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही साहित्य का असली रूप है, वही साहित्य का असली रूप है। सरस्वती और इंदु पत्रिका में द्विवेदी युग की रचनाएं मिलती हैं, विकल्प भी सही है। भागवती उपन्यास के लेखक कौन हैं तो श्रद्धाराम फिलौरी जी हैं। अगर इनका अन्य नाम बताया जाए तो श्रद्धाराम शर्मा जो है पहला नाम, और इन्होंने ही एक प्रसिद्ध आरती की रचना की है जिसको आप सभी लोग सुने होंगे, ओम जय जगदीश हरे, श्रद्धाराम फिलौरी जी ने रचा इसे। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली तो प्रेमचंद जी ने डाली, विकल्प बी सही है। और विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है। विश्वनाथ प्रसाद मैला आंचल का है, मैला आंचल फरीकेश्वरनाथ रेणु का है। और मैला आंचल ही नहीं, देखो यहाँ पे दीर्घतपा, दीर्घतपा कितने चौराहे और प्रतिपरी कथा भी है, और मैला आंचल भी फरीकेश्वरनाथ रेणु का है। और ये जो विश्वनाथ प्रसाद है ये मैला आंचल का एक पात्र है। इनके और रचनाओं की बात करें तो जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, प्रतिपरी कथा, मैला आंचल, ये सब है। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक की कृति है तो ये भागवती चरण वर्मा जी की है, विकल्प ए सही है यहाँ पे। इनके रचनाओं की बात करें तो भीले भूसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा भगवती चरण वर्मा की है। बाण भट्ट की आत्मकथा यह किसकी रचना है आप सभी जानते हैं, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, बाण भट्ट की आत्मकथा। और यह देखिए आत्मकथा लगा हुआ तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि बाण भट्ट की आत्मकथा एक आत्मकथा है, यह एक उपन्यास है, समझ गए, उपन्यास है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित। अगर हजारी प्रसाद की बात करें तो इन्होंने अनामदास का पोथा, पुनर्मा, चारुचंद्र लेख भी रचा है। निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं तो श्याम सुंदर दास जी रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी और श्री नारायण चतुर्वेदी जी भी रहे हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं, विकल्प डी सही है यहाँ पे। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बताना है तो 1877 में प्रयाग से हिंदी प्रदीप निकला था, विकल्प भी सही है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित है ये। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है तो ये काशी से प्रकाशित हुआ था सन 1900 में। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन। बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है तो उस्मान की रचना चित्रावली है, और सदन मिश्र की नचिकेतोपाख्यान, लल्लू लाल की रचना है बैताल पचीसी, विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए मिलता है तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस है। मॉरिशस में सबसे उत्तर प्रदेश बिहार के बाद अगर कहीं भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो मॉरिशस है। अगर ये भी बात जान लीजिए कि भारत के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं भोजपुरी बोली जाती है तो मॉरिशस में है, और हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए कहाँ किया जाता है तो वो भी मॉरिशस ही है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है तो अवधी लखनऊ में बोली जाती है, खड़ी बोली मेरठ के साइड में शुद्धता के साथ बोली जाती है, ब्रज बोली मथुरा के साइड में मथुरा आगरा के साइड में बोली जाती है, बाकी मैथिली बोली बिहार में बोली जाती है, ये बिहारी हिंदी की एक बोली है। प्राचीन भारतीय लिपियों में लिपि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपियों में शुमार है। और मैथिली, भोजपुरी और मगही बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं, अभी थोड़ी देर पहले आया था, तो ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, विकल्प डी सही है। सूरदास के काव्य किस भाषा में है, सूरदास के काव्य ब्रज भाषा में है, ये इन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति की है। लहदा किस स्थान की भाषा है तो ये पश्चिमी पंजाब की भाषा है, पंजाबी में लहदा का मतलब पश्चिम होता है। हंस पत्रिका के संपादक कौन रहे तो हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद जी रहे, बनारस से इन्होंने 1930 से इसका संपादन किया। अब बाकी उसके बाद की बात करें तो 1986 में पुनः राजेंद्र यादव जी ने इसका संपादन किया जो दिल्ली से किया था, और वो 2013 तक इसका संपादन करते रहे। ठीक है, सरस्वती हंस पत्रिका का यह का उच्चारण स्थान क्या है तो यह एक अंतस्थ ध्वनि है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, और इसका उच्चारण तालु से होता है, तालु या तालव्य से।
निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? एक बार और पढ़ते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप में लिखे उसे लिपि कहते हैं। विकल्प बी सही है। प फ ब भ क्या है? ये एक ओष्ठ ध्वनियाँ है। दंत के लिए त थ द ध न, तालव्य के लिए च छ ज ज, कंठ के लिए क ख ग घ ङ है, अ भी है, लेकिन ओष्ठ के लिए प फ ब भ म है। आगे चलते हैं। हयरुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अवनी पर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, भूपर हय विकल विशुंड गिरे। ये दी गई पंक्तियाँ में कौन सा रस है बताना है। तो इसमें भयानक रस है। ये पंक्तियाँ श्याम नारायण पंडित द्वारा रचित हैं। इसमें देखिए कितना भयानक रस है। मान गए जब उसमें क्या होता है, सूंड कट के गिर जाते हैं, घोड़ों का सर कट के चारों तरफ गिरा हुआ है, उसी का वर्णन कर रहे हैं श्याम नारायण पंडित जी। हाहाकार हुआ क्रंदनमय, कठिन वज्र होते थे चूर, हुए दिगंत वधिर भीषण, रव बार बार होता था क्रुद्ध। ये इसमें कौन सा रस है? तो इसमें भी भयानक रस है। विकल्प भी सही है। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द अलंकार के 3 भेद हैं। अनुप्रास, यमक, अनुप्रास यमक, और थोड़ी देर पहले और आया है क्या है? श्लेष है। हम वहाँ पे बताया ना शब्द अलंकार के भेद के बारे में। और बाकी रूपक, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान सब अर्थालंकार के भेद हैं। चिरजीवों जौरी जुरे, क्यों न संदेह स्नेह गंभीर, को घट ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे वृषभानुजा है ना, इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। एक वृषभानु की पुत्री राधा की बात हो रही है, एक अर्थ इसका ये निकल गया। दूसरा वृषभ और अनुजा मतलब गाय, एक राधा और एक गाय, इसका मतलब निकल रहा है। इसमें श्लेष अलंकार होगा। विकल्प सी सही है। और दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में निम्न में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कामा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अल्प विराम का। विकल्प ए सही है। यहाँ पे निम्न पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करऊ सो मम ऊस धाम, सदा और सागर शयन। इसमें बताना है आपको कौन सा छंद है। इसमें सोरठा छंद है। सोरठा छंद के 4 चरण अगर होते हैं ना, तो पहले तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसमें जब न्याल सरोह श्याम गिनेंगे तो 11 मात्राएं होंगी। गिन कर चेक भी कर ले रहे हैं। नील में 3 मात्रा, स 1 2 3 4 5, इसमें 5 मात्रा, और इसमें 5 3 8, और 1 2 3, श्याम में 3 मात्रा, इसमें 4 मात्रा, कुल 11 मात्रा होना चाहिए। और इसमें 13 मात्रा तरुण अरुण वारिज नयन में। दीर्घ का वर्ण विक्षेपण क्या है? दीर्घ का वर्ण विक्षेपण बताना है आपको। तो इसमें देखिए क्या है, द है आधा द, ठीक है। उसके बाद री है, आपको दिख रहा है, द है और री है। उसके बाद ग है, ठीक है, ग को आधा कर दीजिए, और उसके बाद अ है छिपा हुआ है। विकल्प ए सही है। मतैक के किस संधि का उदाहरण है? मतैक, तो देखिए जब लिंक के स्थान पे एक टोपी आए ना, तो वहाँ पे गुण संधि होता है, आसानी से पहचानने के लिए। जब लिंक के स्थान पे एक टोपी आए, ए का मात्रा है, तो वहाँ पे गुण संधि होता है, और जब 2 आ जाए तो वृद्ध संधि होता है, ठीक है। मत धन 1 और मतैक हो गया, यहाँ पे वृद्धि संधि है। विकल्प सी सही है। आगे चलते हैं। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। इसमें पीताम्बर का मतलब क्या है? विकल्प बी सही है। भगवान कृष्ण की बात किया जा रहा है यहाँ पे। शोक करना के लिए मुहावरा क्या होगा? शोक करना मतलब सिर भारी होना, बिल्कुल गलत, बकवास है। सिर चढ़ाना, सिर पर सवार होना, सिर पीटना, शोक करना का मतलब है सिर पीट कर रो, उसका मतलब शोक कर रहे हो। हिंग लगे न फिटकिरी, रंग भी चोखा, मतलब कोई लागत लगाए बिना ही का चाहते हो रंग चोखा हो जाए, बढ़िया रंग मिल जाए? नहीं, मतलब बिना खर्च किए तुम बहुत ज़्यादा फल की चिंता करो। तो देख लो कौन सा बिना खर्च अच्छा कार्य चाहते हो, यानी विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है बताना है। तत्सम कौन सा शब्द नहीं है? तो कपाट तत्सम है, कीटक भी तत्सम, कूची तत्सम नहीं है, इसका कुर्चिका होता है, कुर्चिका तत्सम होता है। बाकी कपाट का अगर तत्वों की बात करें किवाड़, कीटक का
तद्भव कीड़ा और कुंभकार का कुम्हार होगा, तद्भव की बात कर रहे हैं। कूची का तत्सम कुर्चिका। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द बताना है। तो पक्ष पक्षी और पतन पत्ता। पत्ता का मतलब पत्ता नहीं पत्र होता है, पत्र इसका तद्भव तत्सम होगा और पत्ता क्या है? तद्भव है। ठीक है, अगर यहाँ पे पक्ष की बात करें, चलिए ठीक है, ये सब तत्सम था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? और एक सेकेंड, कौन सा तत्सम है? 106वां प्रश्न है। 16 तद्भव इसका तत्सम होगा षोडश। सोता का तत्सम होगा सुप्त और शोभन एक तत्सम है, विकल्प यही सही है। शोभन का तद्भव की बात करें अगर, तो सोहन हो जाएगा। शोभन का शोभन तद्भव होगा और शोभन तत्सम है, तो यही विकल्प सही है। और सोना का अगर तत्सम की बात किया जाए तो स्वर्ण होगा इसका। सोना एक तद्भव शब्द है। ताना है, कर्म कारक नहीं है। बालक रोते रोते सो गया, इसमें कर्म कारक नहीं है। बाकी ग्वाला गाय होता है, कार्य कर रहा है, माँ बच्चे को सुलाती है। देखो सोना का कर्म कारक नहीं होगा, लेकिन माँ बच्चे को सुलाती है, इसमें कर्म कारक होगा। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, किस में है? तो ऑप्शन ए उसमें कर्म कारक नहीं है। किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? करण कारक मतलब किसी चीज़ को साधन के रूप में प्रयोग करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हम नाक से सांस लेते हैं, नाक एक साधन के रूप में प्रयोग होता है, तो यहाँ पे से का अर्थ अपादान में नहीं होगा, इसमें करण में होगा। ठीक है, विकल्प डी सही है। वर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वर का स्त्रीलिंग वधु होगा, विकल्प सी सही है। मैंने आम ले लिए हैं का बहुवचन बनाना है, तो मैंने आम ले लिया है का बहुवचन ही होगा। मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं, या मैंने आम ले लिए हैं, यही सही होगा, ऑप्शन ए सही है। बालकः बालिका च पठतः का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो बालक और बालिका पढ़ रहे हैं, सॉरी, बालक और बालिका पढ़ रहे हैं, विकल्प सी सही है। यह कौन है का संस्कृत में अनुवाद करना, अयम कः अस्ति, विकल्प बी होगा। निम्नलिखित में से किस रचना में श्रृंगार करुण रस की प्रधानता है? तो उत्तर रामचरित में है, यह भवभूति की रचना है, विकल्प भी सही है। शुद्ध रूप क्या होगा इसमें बताना है। बालकेन वेदाः पठता, बालकेन वेदाः पठिता में है, शुद्ध है ये, विकल्प डी सही है। कर्म वाच्य में नहीं होता, कर्म वाच्य में क्या नहीं होता? कर्म में द्वितीय नहीं होती, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, विकल्प बी यहाँ पे सही है। क्रिया में आत्मनेय पद होता है, क्रिया कर्म के अनुसार होती है, ये सब सही है। चतुर्थी विभक्ति नहीं है, कौन है नहीं है बताना है, जिसमें रक्षा की जाए, चतुर्थी विभक्ति नहीं है इसमें, विकल्प भी सही है। बाकी नमः के योग में चतुर्थी होता है, क्रोध के अर्थ में होता है, अलम समर्थ के अर्थ में होता है। नंतुम में प्रयुक्त प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो इसमें नम तुमुन प्रत्यय होगा, विकल्प ए सही है। मेषाद यह का संधि विच्छेद क्या होगा? मेष धन आदय होगा, आदय, विकल्प ये सही है। बालः वेदम पठति, बालो वेदम पठति होगा इसका, विकल्प ए सही है। इसमें कि विसर्ग उत्व संधि के अनुसार ओ हो जाएगा, जो विसर्ग लगा हुआ है बालः में। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है आपको, तो गोपालः पादेन खंज, विकल्प भी सही होगा, गोपाल पादेन खंज। जानते हैं जिसमें मतलब जिस लिंग में जिस अंग में विकार लक्षित होता है उसमें तृतीया विभक्ति प्रयोग होती है, तो पादेन में है। ब्राह्मण शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होगा? ब्राह्मणी होगा, विकल्प ए सही है, सी सही है, ब्रह्माणी। इदन्मम रचना किसकी है? तो यह मैत्रेयी पुष्पा जी की है, विकल्प डी सही है। रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है, यह कथन किसका है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, विकल्प ए सही है। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला क्या कहलाता है? किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला तटस्थ कहलाता है, विकल्प सी सही है। निम्न में से क्या काल कहलाता है? काल किसे कहते हैं? क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए अंतिम में 10-15 क्वेश्चन जो जल्दी कर दिए हैं। ये रहा हमारा 125 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ठीक है।